हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई सेकेंड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए फर्स्ट पेपर की 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, जो 10वीं यूनिट है उसमें आयोगों का वर्णन है और उसमें आयोगों में बहुत सारे आयोग आपको पढ़ना है। तो इसमें पिछली क्लास में मैंने आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ाया था, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह मैं आज आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, देखिए इसमें जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हमारे मध्य प्रदेश में एक सिविल सेवा भर्ती अभिकरण होता है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में क्लास 2 और क्लास 3 की भर्ती करता है। तो जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, उसका बचा हुआ पार्ट में आज आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए इसमें जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है इसके कार्य क्या है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में किया गया है, जो आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 320 में है। इसके बाद में अनुच्छेद 321 में क्या लिखा है जो आपको याद रखना होगा। तो अनुच्छेद 321 में लिखा हुआ है, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो राज्य की विधायिका, तो राज्य की विधायिका का मतलब क्या हो जाएगा कि राज्य का विधानमंडल, और राज्य का विधानमंडल में किस किस को शामिल किया जाता है। तो राज्य के जो राज्य का विधानमंडल होता है उसमें विधायिका, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर हम विधानमंडल कहते हैं, और इसी को हम राज्य की विधायिका कहते हैं। यह समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ पर जो राज्य की विधायिका शब्द आया है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है राज्य का विधानमंडल। आ रहा समझ फ्रेंड। तो जो राज्य का विधानमंडल होता है, तो राज्य के विधानमंडल में हम किसको किसको शामिल करते हैं। तो इसमें राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, फिर राज्य के लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, और राज्य का राज्यपाल गवर्नर, इनको मिलाकर हम विधानमंडल कहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में तो विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, तो यहाँ पर विधानमंडल कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हमारी विधानसभा और हमारे राज्यपाल, इनको मिलाकर हम विधानमंडल कहते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश की विधायिका में विधानसभा और हमारा राज्यपाल है, इनको मिलाकर हम राज्य की विधायिका कहते हैं। तो हमारे राज्य की विधायिका अगर चाहे तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यों की सूची में कुछ नए कार्य भी अगर जोड़ना चाहे तो नए कार्य को इसमें जोड़ भी सकती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ कार्य हैं। तो देखिए इसमें पहला कार्य क्या होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। तो पहला कार्य यह है कि राज्य सेवाओं का यह भर्ती अभिकरण होता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो राज्य सेवाएं होती हैं, राज्य सिविल सेवाएं होती हैं, इनकी भर्ती करने का कार्य हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है, इसलिए इसको राज्य सेवाओं का भर्ती अभिकरण कहा जाता है। और इसके द्वारा राज्य सेवाओं में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भी किया जाता है। आ रहा समझ में। अब इसमें हम देखते हैं कि राज्य में सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, और राज्य विधानसभा द्वारा आयोग को सेवाओं के संबंध में सौंपे गए कुछ कार्य भी यह करता है। आ रहा समझ में। मतलब यह हुआ कि हमारी मध्य प्रदेश की या राज्य की विधानसभा के द्वारा अगर आयोग को सेवाओं के संबंध में, मतलब जो सिविल सेवाएं होती हैं इसके संबंध में इससे अगर कोई कार्य सौंपे जाते हैं तो उन कार्यों को भी पूर्ण करने का कार्य हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। इसके बाद फिर अगला काम इसका क्या होगा। तो अगला काम इसका हो जाता है कि जो लोक सेवाओं में भर्ती की प्रणाली से संबंधित प्रकरणों में भी ये कार्य करता है। तो मध्य प्रदेश में जो लोक सेवाएं होती हैं तो इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रकरण आया है तो उसके संबंध में भी कार्य पूरा करता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके बाद में जो मध्य प्रदेश लोक सेवा में जितने भी अधिकारी नियुक्त होते हैं तो उनकी चयन सूची तैयार करता है, उनकी पदोन्नति के संबंध में यह योगदान देता है या सुझाव देता है। फिर इसके बाद में एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण या ट्रांसफर, ठीक है। और इसके बाद में और जो नियुक्तियां होती हैं, पदोन्नति होती है, स्थानांतरण होता है, इन सभी के संबंध में जो भी सिद्धांत होते हैं इन विषयों में भी या इन मामलों में भी हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सुझाव देता है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सुझाव किसको देता है इस मामले में, हमारी सरकार को। और अगर कोई हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा कोई कार्य ऐसे सौंपती है लोक सेवा से संबंधित, तो वह कार्य भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। फिर इसके बाद में अगला काम इसका हो जाता है कि राज्य शासन की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों, तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार की सेवा में जितने भी अधिकारी या कितने भी कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं और इनके अनुशासन से संबंधित कोई भी प्रकरण में अगर कोई विस्मरण पत्र है, प्रार्थना पत्र है, तो आदि पर भी यह सुझाव प्रस्तुत करता है। ये हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक
इंपॉर्टेंट कार्य है फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में अगला आ जाता है कि हमारे जो मध्य प्रदेश के लोक सेवक होते हैं या जो अधिकारी होते हैं, और इनकी जब चयन सूची करता है हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तैयार करता है इनकी चयन सूची, और यह चयन सूची किसको दी जाती है? हमारी राज्यपाल को, और राज्यपाल उस चयन सूची को कहाँ रखवाते हैं? विधानसभा में। ठीक है, अब जब विधानसभा भी इसको पारित कर देगी उसके बाद में फिर हमारे राज्यपाल इस पर सिग्नेचर करते हैं, तब जाकर इनका अपॉइंटमेंट होता है। अब इसके बाद में जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जो राज्य सरकार की सेवा में जितने भी पदाधिकारी कार्यरत हैं, और सेवा के दौरान अगर इन्हें किसी प्रकार की क्षति होती है या इन्हें किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उनकी भरपाई के लिए, इनके पेंशन निर्धारण के लिए भी यह हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सलाह देता है। इसके बाद फिर राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी विषय पर सलाह देना। यदि हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को कोई कार्य सौंपा है तो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग, हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्यपाल को भी सलाह देते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, तो जिन अभ्यर्थियों को चयनित किया है हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोगों ने, तो इन अभ्यर्थियों के नाम की शासन से अनुशंसा करना। तो जिन जिन स्टूडेंट्स या जिन जिन कैंडिडेट को, जिन जिन अभ्यर्थियों को इसने सेलेक्ट किया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, तो इनके नाम के बारे में हमारी सरकार को अनुशंसा करना या उनको सरकार को सिफारिश करना या सरकार को यह सूची सौंपना। तो ये आयोग क्या करेगा? पहले राज्यपाल को देगा और राज्यपाल फिर कहाँ तक पहुँचाएगा? ये विधानसभा तक पहुँचाता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और विधानसभा जब विधानसभा से अनुमति मिल जाती है तो पुनः फिर ये कहाँ की यात्रा करेगा? राज्यपाल तक जाएगा ये। और राज्यपाल जैसे ही इस चयनित सूची पर सिग्नेचर करते हैं जिन जिन अभ्यर्थियों को चयन किया गया था और विधानसभा ने इसको भी पारित कर दिया था, तो फिर हमारे राज्यपाल इस पर सिग्नेचर करेंगे, तब जाकर राज्य सेवा के जितने भी पदाधिकारी होते हैं इन सबकी नियुक्ति होती है। जब तक हमारे राज्यपाल सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक इनकी नियुक्ति नहीं मानी जाती। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो याद रखना, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और चयनित कौन करता है? हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है ये इसका प्रतिवेदन या इसकी रिपोर्ट। तो देखिए इसमें अगला देखिए इसमें कि हमारा जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है तो यह रिपोर्ट किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो अनुच्छेद 323 में। तो अनुच्छेद 323 में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने क्रियाकलापों के संबंध में राज्य के राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन सौंपेगा। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो हमारे मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष जो भी कार्य करता है और इसके द्वारा जो भी सूचियां या जो भी लिस्ट अभ्यर्थियों को तैयार की जाती है, ये सब रिपोर्ट किसको देगा? हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ये राज्यपाल को देता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो ये राज्यपाल को देता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में जो राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाते हैं? तो ये विधानमंडल में एक ज्ञापन के साथ या ज्ञापन पत्र के साथ इन्हें विधानमंडल में रखवाते हैं। और इसके बाद इस ज्ञापन पत्र में उल्लेख रहता है कि सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर अमल कैसे किया और किन या किसी सिफारिश को नहीं माना है तो उसका कारण क्या है। आया समझ में? इसका मतलब ये होगा कि जब हमारे राज्यपाल विधानमंडल में इस ज्ञापन पत्र को रखते हैं और सरकार ने अगर आयोग की किसी सिफारिश को माना है तो अच्छी बात है, और नहीं माना है तो क्यों नहीं माना है इसका कारण भी सरकार को बताना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हुई बात प्रतिवेदन की। अब आते हैं मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया पर। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में जो भर्ती प्रक्रिया है, तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया होती है वो कितने चरणों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो जब देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन निकाला जाता है किसी भी पद के लिए, ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो देखिए, तो जो भर्ती होती है तो भर्ती एक संपूर्ण प्रशासनिक संरचना की एक आधारशिला होती है और भर्ती के कुछ चरण होते हैं। तो कौन कौन से चरण होते हैं वो देखिए। तो पहले तो आपको याद रखना होगा कि पहले चरण में हम देखेंगे कि विज्ञापन जारी किया जाता है लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो जो भी पद होगा उस पद के लिए जो भी वैकेंसी निकालना है तो उसके लिए हमारा आयोग एक विज्ञापन जारी करेगा और उस विज्ञापन में इसका पूर्णतः वर्णन होता है। ठीक है, कि कितने पद हैं, इसके बाद में इसमें फॉर्म भरने की तिथि क्या होगी और मतलब शुरुआत की तिथि क्या होगी, और इसके बाद में स्टार्टिंग डेट क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या है, इसके बाद कब तक इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये सब कुछ विज्ञापन में लिख दिया जाता है। तो पहले तो विज्ञापन जारी होता है,
फिर उसके बाद में उसकी परीक्षा आयोजित होती है, ठीक है। फिर परीक्षा के बाद में इसका प्रमाणीकरण होता है, फिर इसके बाद में इसका चयन होता है। तो याद रखना कि ये जो तीन है, विज्ञापन, परीक्षा और प्रमाणीकरण, ये कार्य कौन करता है? हमारा लोक सेवा आयोग कार्य करता है इसके लिए। फिर इसके बाद में चयन करना है, तो चयन करना है, नियुक्ति करना है, और इसके बाद स्थानापन्न और अभिमुखीकरण ये विभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला आ जाता है फिर मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है, तो लोक सेवा आयोग की भर्ती की व्यवस्था राज्य सिविल सेवा में भर्ती के 2 चरण होते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो लोक सेवा आयोग होता है, तो लोक सेवा आयोग जो लोक सेवाओं के लिए मतलब सिविल सेवाओं के लिए भर्ती का आयोजन या जो परीक्षा का आयोजन करता है, तो इसको 2 चरणों में पूरा किया जाता है। तो 2 चरण इसके कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक होता है प्रारंभिक चरण और दूसरा होता है मुख्य परीक्षा का चरण। अब प्रारंभिक परीक्षा को हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम्स या प्रीलिम्स भी कहते हैं, और मुख्य परीक्षा को हम मेंस एग्जाम कहते हैं, और साक्षात्कार। तो ध्यान रहे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल सेवा की जो भर्ती करता है, इसमें कितनी परीक्षाओं का आयोजन करता है, तो 2 परीक्षा का आयोजन करता है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। और जो मुख्य परीक्षा होती है उसी में इंटरव्यू को शामिल किया गया, उसी में साक्षात्कार को शामिल किया गया है, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, तो प्रारंभिक परीक्षा ये कैसी होती है? तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तो 4 में से A, B, C, D जो अभी आपको उचित आंसर लग रहा है उस पर आपको टिक करना होता है, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में जो सही आंसर उस पर आपको गोला लगाना है OMR शीट पर। अब इसके बाद में 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, तो 2 पेपर कौन कौन से हो जाते हैं? जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है, तो आपको याद रखना होगा कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है ना, तो प्रारंभिक परीक्षा जब होती है तो इसमें कितने प्रश्न पत्र होते हैं? तो इसमें प्रश्न पत्र 2 होते हैं फ्रेंड। कितने प्रश्न पत्र होते हैं? 2। तो 2 कौन कौन से जाते हैं? एक तो फर्स्ट होता है और एक सेकंड होता है। तो फर्स्ट कौन सा होता है? तो ये GS का पेपर होता है फर्स्ट, और ये दूसरा होता है CSET का। ये दूसरा पेपर क्या हो जाता है? CSET का। और जो GS फर्स्ट पेपर होता है यह 200 नंबर का होता है, और इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं? तो क्वेश्चन 100 होते हैं। तो क्वेश्चन 100 रहेंगे और उसमें अंक 200 रहेंगे। ऐसा ही जो दूसरा पेपर होगा CSET का, तो CSET के पेपर में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100, और इसके बाद में इसके जो मार्क्स रहते हैं ये कितने रहते हैं? 200। आ रहा समझ में? तो ये दोनों ही 2-2 घंटे के होते हैं, और एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं। आ रहा समझ में? तो 2 शिफ्ट में, एक सुबह की शिफ्ट में और एक शाम की शिफ्ट में। हो सकता है कि 10 से 12 रहे आपको सुबह का पेपर, और जो दोपहर की शिफ्ट का पेपर वो 2 से 4 रहे, ठीक है। अब एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं। अब इसके बाद में जो पहला पेपर होगा आपका GS का, तो GS फर्स्ट पेपर, इसमें क्या क्या पूछा जाता है? तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, इसके बाद में एनवायरनमेंट और करंट अफेयर क्वेश्चन, MPGK के और भी तमाम प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो ऐसे इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस पेपर में हमको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना होता है ना। हमारी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो फर्स्ट पेपर के आधार पर बनती है। बाकी जो सेकंड पेपर होता है CSET का, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। आगे समझ में? अब इसमें कट ऑफ पर डिपेंड करेगा कि जनरल का कितना कट ऑफ गया है, OBC कितना कट ऑफ गया है, SC का कितना कट ऑफ गया है, ST का कितना कट ऑफ गया है। इस आधार पर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में ये जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है या जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट मतलब जो भी अभ्यर्थी है वह गंभीर है या नहीं है, आ रहा समझ में, अपने करियर को लेकर सीरियस है, पढ़ाई को लेकर सीरियस है या नहीं है, इसकी जांच करना ये प्रारंभिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। और जो गंभीर विद्यार्थी नहीं होते या गंभीर अभ्यर्थी नहीं होते वो इस प्रारंभिक परीक्षा से ही बाहर हो जाते। अब जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है वह अब मुख्य परीक्षा देते हैं, आ रहा समझ में। जिन्होंने प्रीलिम एग्जाम्स को क्लियर किया है या क्रैक किया है तो वे फिर अब मेन एग्जाम देते हैं। अब जब मेन एग्जाम होगी फ्रेंड, तो मेन एग्जाम में अब आपको यहाँ पर निबंधात्मक प्रकार के होते हैं प्रश्न, आ रहा समझ में। ये जो मुख्य परीक्षा होती है, मेन एग्जाम होती है, यह निबंधात्मक प्रकार की होती है, मतलब इसमें अब आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना होगा, आ रहा समझ में। और जिसमें कुल कितने अंक होते हैं? तो इसमें कुल 1400 अंक होते हैं। 6 पेपर होंगे और 6 पेपर के 1400 अंक होते हैं। अब 1400 अंक मतलब कौन सा पेपर कितने होता है? तो 6 पेपर होंगे, आपको याद रखना होगा। तो जो मेन एग्जाम होगी फ्रेंड,
ठीक है, जो मेन एग्ज़ाम होती है इसमें कुल कितने पेपर होंगे, तो इसमें 6 पेपर होंगे। ठीक है, अब 6 पेपर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहला पेपर हो जाता है जीएस फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जीएस फर्स्ट, और ये कितने नंबर का होगा, 300 अंक का होगा, और इसमें समय कितना रहेगा, 3 घंटे रहेंगे। आ रहा समझ में, तो 300 नंबर का क्वेश्चन और 3 घंटे। फिर जो सेकंड पेपर होगा जीएस सेकंड, तो जो जीएस सेकंड पेपर होता है यह भी 300 नंबर का होगा, और इसके लिए भी घंटे कितने होंगे, 3 घंटे होंगे। फिर इसके बाद में तीसरा पेपर होगा, यह भी जीएस का होगा, और इसमें भी कितने नंबर रहेंगे, 300 अंक का ही होगा, और 3 घंटे रहेंगे इसके लिए भी। आ रहा समझ में। अब जो पहला पेपर होगा, तो पहले पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो पहले पेपर में आपसे एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, और इसके बाद में भारत की हिस्ट्री और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये इसमें पूछा जाता है किसमें, जीएस के फर्स्ट पेपर में। फिर इसके बाद में जीएस सेकंड पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, तो जीएस सेकंड पेपर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जीएस सेकंड पेपर होता है, इसमें भी जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हमारी राज्य व्यवस्था के बारे में और लोक प्रशासन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो दूसरा पार्ट होता है सेकंड पेपर का, उसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन, समाजशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये भी 300 अंक का और 3 घंटे होते हैं। फिर जो तीसरा पेपर होता है, तो तीसरे पेपर में साइंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कुछ मैथ के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, मैथ के तो बहुत कम ही रहते हैं, बाकी ज़्यादा इसमें साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, इसके बाद एनवायरनमेंट और तमाम प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में और भी कुछ संस्थाएं हमारे भारत में कार्यरत हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे सब। अब इसके बाद में ये भी कितने अंक का होता है, तो 300 अंक का होता है, और समय कितने होते हैं, 3 घंटे होते हैं। और जो चौथा पेपर होता है, तो चौथा पेपर किसका होगा फ्रेंड, तो चौथा पेपर होता है आपका नीति शास्त्र का। ठीक है, चौथा पेपर किसका होगा, तो चौथा पेपर होगा आपका नीति शास्त्र का, और नीति शास्त्र के लिए क्वेश्चन अंक कितने रहेंगे, 200। समय कितना रहेगा इसके लिए, समय रहेगा 3 घंटे। अब नीति शास्त्र में जो दार्शनिक होते हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आ रहा समझ में, और भी तमाम प्रकार की जो विचारधाराएं होती हैं, इसके बाद केस स्टडी होती है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद में 5वां पेपर होता है हिंदी का। 5वां पेपर किसका होगा, हिंदी का होगा, और इसमें भी अंक कितने रहेंगे, 200, और समय कितना रहेगा, इसके लिए भी 3 घंटे रहेंगे। अब इसमें प्राथमिक स्तर की व्याकरण आपसे पूछी जाएगी, और इसके बाद फिर इसी में जैसे संधि, समास, ठीक है, इसके बाद में अलंकार, और इसके बाद विराम चिन्ह आदि इसमें क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो 6वां पेपर होता है, 6वां पेपर होता है इसमें प्रारूप लेखन का और निबंध का। ये किसका किसका होगा, प्रारूप लेखन का, और इसके बाद फिर निबंध का, और इसके लिए अंक कितने होंगे, इसके लिए होंगे 100 अंक, और समय इसके लिए 2 घंटे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं ये कितने नंबर का, कितने अंक के पेपर हो जाएंगे, तो ये कुल मिलाकर 1400 अंक के होंगे। आ रहा समझ में, 1400 नंबर के ये 6 पेपर होते हैं। अब ये जो 1400 नंबर हैं, इन 1400 नंबर में से आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पास करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाने पड़ेंगे, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम आपको 800 नंबर, 850 नंबर आपको लाना पड़ेगा कम से कम। और ओबीसी है तो ओबीसी का उससे थोड़ा सा कम, और इसके बाद में एससी का है तो उससे थोड़ा कम, और इसके बाद एसटी का है तो और उससे थोड़ा कम। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी है तो ये मान के चलिए आपके कम से कम आपको 800 अंक तो लाना ही पड़ेगा, 800 नंबर तो लाना ही पड़ेगा 1400 में से। ठीक है, और जब आप 800 नंबर लाते हैं तब आप एमपीपीएससी मेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, और फिर आपको मिलता है इंटरव्यू का समय। फिर ठीक है, फिर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। अब जो इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू कितने अंकों का होता है, तो आपको याद रखना होगा कि जो इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, तो मुख्य परीक्षा में जो सफल होते हैं, जो उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू कितने अंकों का होता है, इंटरव्यू 175 अंकों का होता है फ्रेंड। आए समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उधर ये 1400 नंबर, और इसके बाद में 175 ये, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1575 नंबर। ठीक है, तो 1575 नंबर में से
अब 175 नंबर का इंटरव्यू हुआ, तो जो मुख्य परीक्षा में जितने भी आपके नंबर आए थे, जितने भी अंक आपके आए थे, तो मुख्य परीक्षा के अंक और यहाँ पर साक्षात्कार के अंक दोनों को जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इसमें जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसका सिलेक्शन होता है। आ रहा समझ में? अब इसमें यहाँ पर आपको पोस्ट जो मिलती है तो पोस्ट आपको रैंक के आधार पर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। जितने आपके नंबर होंगे उसके आधार से आपकी रैंक होती है और उस रैंक के आधार पर आपको पोस्ट मिलती है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में जो एमपीपीएससी होता है तो एमपीपीएससी मेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के नंबर जोड़ के आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं और उस मेरिट लिस्ट के अनुसार जितने आपके नंबर होंगे उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है और पोस्ट मिलने के बाद में फिर आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, अब ये तो हो गई उसकी प्रक्रिया पूरी। अब जो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है ये चयन किस प्रकार से करता है, तो इसकी जो चयन प्रक्रिया होती है वो देखिए किस प्रकार की होती है। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, मतलब जो प्रीलिम एग्जाम होती है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है, तो उसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर कुल पदों के 15% या 15 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए पास कराया जाता है, या इतने 15% उम्मीदवारों को, 15% अभ्यर्थियों को अहर माना जाता है या योग्य माना जाता है। आ रहा समझ में? ये 15% लोग या 15% उम्मीदवार ये मेन एग्जाम लिखते हैं। फिर प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था और उसमें जितने भी पद होंगे तो कुल पदों का 15% उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माना जाता है या अहर माना जाता है या एलिजिबल माना जाता है। फिर इसके बाद में जो मुख्य परीक्षा होती है तो मुख्य परीक्षा में अपन देखते हैं तो मुख्य परीक्षा में भी मेरिट लिस्ट के आधार पर 3 गुना के बराबर उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए चयनित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में जब साक्षात्कार की बात होती है तो साक्षात्कार के अंक मुख्य परीक्षा के अंकों में जोड़ा जाता है और उसी के आधार पर इनकी योग्यता सूची बनाई जाती है, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ये चयन प्रक्रिया इस प्रकार की अपनाता है। अब इसके बाद में जिन जिन अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है तो इनके ट्रेनिंग सेंटर हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं या पुलिस अधिकारी बनते हैं या फिर कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर बनता है या जो भी जैसे आरटीओ, सीटीओ, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सीटीआई, नायब तहसीलदार, इसके बाद में रोजगार अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सीईओ और तमाम प्रकार के जो अधिकारी होते हैं, तो इन सभी को अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो कहाँ कहाँ पर किस किस को ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऐसा कुछ ट्रेनिंग सेंटर हमारे मध्य प्रदेश में है जिनके नाम आपको याद रखना होगा। तो देखिए ऐसे कुछ ट्रेनिंग सेंटर में पहला तो यहाँ पर देखिए इसमें जैसे नरोहना राज्य प्रशासन अकादमी, तो ये कहाँ पर है, भोपाल में है। यहाँ पर जितने भी अधिकारी या जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो उन सबको फाउंडेशन ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। फिर इसके बाद में ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। इसके बाद फिर अगला जाता है जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में, तो इसमें जो भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है जैसे डीएसपी को। फिर इसके बाद रुस्तम जी आर्मी आर्य पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज इंदौर, तो यहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इसके बाद जो ग्रामीण पंचायत होते हैं या ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं तो उनको ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर और ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक, और अनूपपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, यह अनूपपुर जिले में आता है, तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इसके बाद में वायरलेस ट्रेनिंग सेंटर ये इंदौर में है। इसके बाद में अगला जाता है कि जो वाणिज्यिक अधिकारी होते हैं तो वाणिज्यिक अधिकारियों का प्रशिक्षण यहाँ पर इंदौर में दिया जाता है। तो वाणिज्यिक कार्यालय कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में इंदौर में है, और यहाँ पर वाणिज्यिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर इसके बाद में पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र, ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो यहाँ पर जितने भी ये यातायात अधिकारी होते हैं, पुलिस यातायात अधिकारी होते हैं, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सभी ट्रेनिंग सेंटर है फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या जो सिविल सेवा के पदाधिकारी होते हैं इन्हें कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो इन ट्रेनिंग सेंटर के नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा गया है कि नरोहना प्रशासन एकेडमी ये कहाँ पर एमपी में, तो भोपाल में आपको याद रखना होगा। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना होगा सागर में। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है
कि मध्य प्रदेश की जो सिविल सेवाएं होती हैं या जो राज्य सिविल सेवाएं होती हैं, तो इनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इनको 4 वर्गों में बांटा जाता है। तो देखिए इसमें 4 वर्ग इसके कौन कौन से हो जाते हैं। पहला वर्ग हो जाता है राज्य सिविल सेवा या राज्य सेवाएं। ये क्लास 2 की पोस्ट होती है, ये आपको याद रखना होगा। तो हमारे मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है, क्लास 2 और क्लास 3 की वैकेंसी निकाली जाती है। तो यहाँ पर जो राज्य सेवाएं होती है, ये क्लास 2 की पोस्ट होती है, मतलब द्वितीय श्रेणी की पोस्ट होती है। इसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं, किस प्रकार के अधिकारी होते हैं, तो इसमें राजपत्रित अधिकारी होते हैं। आ रहा समझ में। अब ये राजपत्रित अधिकारी का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो राजपत्रित अधिकारी का मतलब ये हो जाता है तो जिनका नाम गजट में प्रकाशित होता है, ठीक है। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार का एक राजपत्र होता है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में गजट, ठीक है। और जब भी इन अधिकारियों का, इन पदाधिकारियों का सिलेक्शन होता है तो उस गजट में इनका नाम छपता है, और इसके बाद में इनका ट्रांसफर होगा, प्रमोशन होगा, तब भी इन अधिकारियों का नाम उस गजट में छपता है। इसलिए इन पदाधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में जो राज्य सिविल सेवा है, तो राज्य सिविल सेवा के राज्य पुलिस सेवा, और इसके बाद राज्य लेखा सेवा और विक्रय कर अधिकारी और रोजगार अधिकारी। इसके बाद हमारा डिप्टी कलेक्टर है, ये डीएसपी है, सीटीओ है, इसके बाद में आरटीओ है। ये क्लास 2 की पोस्ट होती है। किसमें आती है सब, ये राज्य सेवा की क्लास 2 में। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये क्लास 2 की पोस्ट होती है सब। इसके बाद फिर अगला जाता है अधीनस्थ सेवाएं। तो अधीनस्थ सेवाएं ये क्लास 3 की पोस्ट होती है, और इसमें क्लास 3 की पोस्ट में किसको रखा गया है, तो इसमें नायब तहसीलदार को और विक्रय कर निरीक्षक को, इस मतलब सीटीआई को। इसके बाद में उत्पाद शुल्क उप निरीक्षक को, इसके बाद में सहकारिता निरीक्षक को, इसमें क्लास 3 की पोस्ट में इन्हें शामिल किया गया है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें तीसरी प्रकार की सेवा मंत्रालयीन सेवाएं, जिसको हम लिपिक श्रेणी भी कहते हैं। अब जो लिपिक श्रेणी है, तो इसमें अपन देखेंगे किसको शामिल किया जाएगा, तो इसमें मंत्रालय के लिपिक वर्ग द्वारा जो लिपिकीय कार्य किया जाता है, मतलब जो लिपिक होते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, उसको हम कहते हैं लिपिक। अब ये जो लिपिक होते हैं, तो लिपिक में भी इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि यूडीसी और एक एलडीसी। यूडीसी का मतलब होता है अपर डिवीजन क्लर्क, और एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। तो जिसको हम अपनी सरल भाषा में कहते हैं बाबू। तो इन बाबुओं को भी इसमें इसमें मंत्रालयीन सेवाओं में लिपिक श्रेणी में शामिल किया गया, बाबुओं को, ठीक है। अब बाबुओं को भी 2 श्रेणी में बांटते हैं, उच्च बाबू और एक निम्न बाबू। उच्च बाबू को हम कहते हैं अपर डिवीजन क्लर्क, और निम्न बाबू को कहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जाता है इसमें कार्मिक सेवाएं। तो ये चतुर्थ श्रेणी की होती है, और इसमें चपरासी को या जो भी जमादार होता है, जमा करने का कार्य करता है, ऐसे कर्मचारियों को हम इसमें चतुर्थ श्रेणी में शामिल करते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो एमपीपीएससी होता है, तो एमपीपीएससी क्लास 2 और क्लास 3 की भर्ती करता है। तो क्लास 2 में जैसे डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, इसके बाद में आरटीओ है, सीटीओ है, ठीक है। और क्लास 3 में जैसे नायब तहसीलदार है, सीटीआई है, इनको इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्लास 2 और क्लास 3 की वैकेंसी निकालता है हमारा एमपीपीएससी, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में जो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसकी भूमिका किस प्रकार की है, तो देखिए इसमें इसकी भूमिका क्या है हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो भूमिका के अंतर्गत पहला पॉइंट ये होता है कि प्रशासन हेतु योग्य एवं जो दक्ष सिविल सेवक होते हैं, इनकी भर्ती हेतु त्रुटि रहित परीक्षा प्रणाली को संपन्न करता है। आ रहा समझ में। जो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है, तो जो भी योग्य सिविल सेवक होते हैं और जो एक्सपर्ट होते हैं, उनकी भर्ती करता है ये, और जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है, तो त्रुटि रहित परीक्षा का आयोजन करता है हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि कुछ एग्जाम्स में, या कुछ हमने देखा है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है, तो उसमें कहीं के पर क्वेश्चन के आंसर गलत डाल दिए जाते हैं। तो इसमें इस आधार पर भी कभी कभी हमारे एमपीपीएससी की आलोचना भी होती है। इसके बाद में अगला जाता है भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाता है। आ रहा समझ में। तो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो भर्ती करता है, या निष्पक्ष होकर भर्ती करता है, और पूर्ण रूप से पारदर्शिता का उपयोग करते हुए ये परीक्षा का आयोजन हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। इसके बाद में अगला जाता है कि हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और क्या क्या काम करेगा।
तो सरकार द्वारा की गई नियुक्ति के विनियमन में राज्य सरकार द्वारा अगर कोई भी कार्य सौंपा जाता है तो उन कार्यों को संपन्न करता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। आ रहा समझ में? हमारी सरकार के द्वारा अगर जो भी नियुक्ति की जाती है उसके संबंधी कोई नियम है और इसके अलावा और भी कोई कार्य अगर दिया जाता है लोक सेवा आयोग को तो उन कार्यों को भी संपादित करने का कार्य हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। इसके बाद में हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लोक सेवकों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारदर्शिता का मतलब क्या हो जाता है या पारदर्शी का मतलब क्या होता है? तो हमारा आयोग जो भी काम करता है वह स्पष्ट हमारे अभ्यर्थियों को दिखे कि देखो हमने ये प्रीलिम्स एग्जाम ली है और ये सब कुछ हमने रिजल्ट आपके सामने रखे हैं। अगर आपको इसमें किसी कोई समस्या हो तो आप हमें बताएं। आ रहा समझ में? तो ऐसे पूर्ण पारदर्शिता का उपयोग करता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। कुछ भी इसमें लुका छुपी का कार्य नहीं होता। फिर इसके बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रतियोगी माहौल को तैयार करना और हमारे मध्य प्रदेश में जो युवा है, जो मानव संसाधन है, उनका विकास करना, ठीक है, ताकि ये अपनी उन्नति की ओर अग्रसर हो। तो ये सभी प्रकार की भूमिका हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग निभाता है, जो आपको याद रखना होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अगला जाता है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। और जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है, अब संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में वही अनुच्छेद 315 में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया है। तो याद रखना फ्रेंड, अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में ही राज्य लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में ही संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान इसमें किया गया है। अब इसमें क्या लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो अनुच्छेद 315 में लिखा हुआ है कि संघ के लिए एक संघ राज्य लोक सेवा आयोग होगा, राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, और अनुच्छेद 315 में लिखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो इस संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की जाती है? तो जब 2 या 2 से अधिक राज्य अपने एक लोक सेवा आयोग की मांग करते हैं, तो ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग स्थापित किया जाता है उसी का नाम होता है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। आ रहा समझ में? तो ये संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना ऐसे ही नहीं की जाएगी, तो कैसे की जाएगी? तो इसका गठन संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की तरह प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा न होकर राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम पारित करके की जाती है। तो जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर ये मांग करें कि हमारे राज्यों में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, तो इन राज्यों के आग्रह पर, इन विधानमंडलों के आग्रह पर हमारे संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया जाता है और उस अधिनियम के माध्यम से ये संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। आ रहा समझ फ्रेंड? तो इसको याद रखना होगा। तो क्या ऐसा कभी हमारे भारत में हुआ है? तो हुआ है। तो देखिए कब हुआ था ऐसा? तो 1966 की बात है, 1966 की बात है। तो 1966 में पंजाब से जब अलग हुआ था हरियाणा, ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब के लिए कुछ समय के लिए हमारे भारत में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, लेकिन अब अलग अलग कार्य कर रहा है। पंजाब का लोक सेवा आयोग अलग और हरियाणा लोक सेवा आयोग अलग, तो दोनों ही राज्यों के लोक सेवा आयोग अलग, पूर्णतः स्वतंत्र अलग अलग कार्य कर रहे हैं। अब इसके बाद फ्रेंड, जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपको याद रखना होगा कि जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद फिर जो अध्यक्ष होते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होगा? तो या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 62 वर्ष पहले हो जाए। आ रहा समझ में? तो जो भी आयोग के अध्यक्ष हैं या जो सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा या 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक ये अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। आया समझ में? अगर 6 वर्ष पहले हो गया है तो 6 वर्ष के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगर 62 ईयर पहले हो गया तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, इनमें 2 में से जो भी पहले हो जाए। इसके बाद में जो भी सदस्य हैं, अगर सदस्य चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है और राष्ट्रपति द्वारा इन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। आ रहा समझ में? अब आपको याद रखना होगा कि
जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, अगर ये अपनी इच्छा से त्यागपत्र देना चाहें तो दे सकते हैं, इसमें किसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब राष्ट्रपति ने अगर इन्हें नियुक्त किया है तो राष्ट्रपति इन्हें डायरेक्ट नहीं हटाएंगे। इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो इनको हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। आ रहा समझ में? अब राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाते हैं, तो इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। तो प्रक्रिया क्या होगी? तो जब इन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पर सिद्ध कदाचार और असमर्थता का आरोप लगता है, मतलब जब कोई गलत व्यवहार इन पर सिद्ध हो जाए या फिर असमर्थता के कारण ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जब ये काम करने में असमर्थ हैं, इन पर गलत आरोप सिद्ध हो गया है, तो ऐसे मामलों की जांच हमारे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से करवाते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करेगा और जांच करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ये बता देता है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने जो भी कार्य किया है, इनका जो व्यवहार था वह गलत था या भ्रष्टाचार में पाए गए हैं, बिल्कुल सही है, जब ये जानकारी हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे राष्ट्रपति को देता है तो फिर हमारे राष्ट्रपति इन्हें बर्खास्त करते हैं। ये इस प्रकार से इनको बर्खास्त किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। तो ध्यान रखना फ्रेंड, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और इसके बाद में हमारा जो अपना संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, इनको हटाने की प्रक्रिया सेम है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में इनकी जो सेवाएं होती हैं, इनकी जो शर्तें होती हैं, इनका निर्धारण कौन करेगा? तो इनका निर्धारण हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो आपको याद रखना होगा। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हमारे भारत में जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, इनके संबंध में निर्धारण करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति को दिया है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा लोक सेवा आयोग का टॉपिक समाप्त हुआ और लोक सेवा आयोग के अंतर्गत मैंने आपको संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इन 3 आयोगों के बारे में पढ़ाया है और ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे फ्रेंड, तो इसको आप ठीक से पढ़िएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।